नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कक्षा 7वीं हिंदी वसंत भाग 2 पाठ नंबर 8 श्याम एक किसान। श्याम एक किसान यह एक कविता है जिसके लेखक या कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो इस कविता के आज हम प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। इस कविता में श्याम के दृश्य को एक रूप में दर्शाया गया है, यानी जो किसान के रूप में दर्शाया गया है। यह एक रूपक है, यानी इसको रूपक दिया गया है। इस पर आरोप लगाया गया है कि पहाड़ को एक किसान मान लिया गया था। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, यानी इसमें 5 रूपक लिए गए हैं। उन्हें उपमा भी कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। तो इसमें क्या था कि दूसरी एक रूपता इन्होंने ली थी कि चिलम सूरज सी, यानी चिलम जो किस प्रकार लग रही थी, सूरज की भांति लग रही थी, यानी सूरज को चिलम बनाया गया था। इसमें सूरज को चिलम का रूपक दिया गया था। चौथी एक रूपता ये थी कि अंगीठी पलाश के फूलों सी, यानी जो पलाश के पेड़ थे उनके फूलों को अंगीठी की तरह दर्शाया गया था। जिस प्रकार अंगीठी में अग्नि जलती है, उसी प्रकार ये पलाश के फूल भी किस तरह से लग रहे थे, जिस प्रकार ये अंगीठी जल रही हो। 5वीं एक रूपता थी कि अंधकार भेड़ों के गले सा, यानी अंधकार जो था वो किस प्रकार लग रहा था, जिस प्रकार भेड़ के गले लग रहे हों, इस प्रकार लग रहा था। अब आगे आता है प्रश्न नंबर 2। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। यानी जो शाम का दृश्य होता है, इवनिंग का दृश्य होता है, उस दृश्य को हम अपनी खिड़की से देखते हैं तो हमें वो कैसे लगता है। शाम कब से शुरू हुई, यानी जो शाम का यानी इवनिंग कब से स्टार्ट होती है, वो तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, यानी शाम जब होने लगी तब से लेकर जब सूरज डूबता है या सूर्य अस्त होता है तब तक कितना समय लगा। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए, यानी आसमान में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव आए, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या दर्शाया गया है कि शाम करीब 6 बजे शुरू हो जाती है, यानी शाम 6 बजे शुरू हुई। तब से लेकर सूरज डूबने में करीब 1 घंटे का समय लगा। उस दौरान सूरज धीरे धीरे गायब हुआ, एकदम से नहीं, यानी सूरज जो था वो धीरे धीरे अस्त हुआ। इस बीच आसमान का रंग लाल और कुछ देर बाद पीले रंग में परिवर्तित हो गया और फिर कुछ देर बाद धीरे धीरे सूरज आसमान से गायब हो गया। इस प्रकार से ये बताया। और उसके बाद चारों ओर अंधेरा छा गया, यानी जब सूर्य अस्त हो गया तो चारों ओर क्या हो गया, अंधेरा छा गया। आसमान में तारों का साम्राज्य स्थापित हो गया, यानी आसमान में अब किसका राज्य हो गया था, तारों का, यानी तारों ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। अब आता है प्रश्न नंबर 3। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए, जैसे कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। तो इस प्रकार से इनको हम क्या करेंगे, जैसे कबूतर ले लिया तो कबूतर को इन्होंने बोल दिया, लो भाई अपना खत ले लो, बहुत दूर से लाया हूँ। जैसे कबूतर का क्या काम होता था, पहले खत लेके आना था, ठीक है। तो अभी इसको दर्शाया, जैसे कबूतर आता तो वो क्या कहेगा, लो भाई अपना खत ले लो, बहुत दूर से आया हूँ। कौवा, अब कौवा क्या कहता है, सुनते हो घर में मेहमान आने वाले हैं। जैसे कौवा छत पर बैठकर बोलता है तो उसको ऐसा माना जाता है जैसे आज कोई ना कोई मेहमान आने वाला है। मैना, मैना क्या कहती है, कैसे हो। तोता, राम राम भाई, यानी राम राम करता है सभी को, जैसे घर में आता है तो उनको राम राम करता है। चील क्या करती है, अरे वाह देखो नीचे चमकता हुआ सा कुछ पड़ा है। हंस क्या कह रहा है, मेरी तरह हमेशा शांत रहो। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, इस कविता को विचित्र करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। अब क्या करना होगा, जैसे इस कविता को विचित्र करने के लिए हमें नीले, पीले, भूरे, लाल, सफ़ेद, काले, सुनहरे, हरे, बैंगनी आदि अनेक रंगों की आवश्यकता पड़ती है, यानी अलग अलग रंगों को हम अलग अलग रूपक के रूप में दर्शा देते हैं। फिर आता है कि शाम के समय में क्या करते हैं, पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे।
ये शाम के समय में क्या करते हैं, इनको हम दर्शाते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे पक्षी आ गया तो पक्षी अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं, यानी शाम का समय है तो पक्षी अपने अपने घर या अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं। खिलाड़ी क्या करते हैं, अपने अभ्यास या खेल को समाप्त कर आराम करते हैं। फल वाले क्या करते हैं, अपना सामान जल्दी बेचकर घर लौटने का प्रयास करते हैं। माँ क्या करती है, अपना काम निपटा कर घर वालों के घर आने की प्रतीक्षा करती है। फिर पेड़ पौधे क्या करते हैं, वे भी विश्राम करना चाहते हैं। पिताजी क्या करते हैं, दफ्तर से घर की ओर लौटते हैं। किसान क्या करता है, दिन भर परिश्रम कर अपने बैलों के साथ घर की ओर लौटता है। बच्चे क्या करते हैं, गृह कार्य या खेलने का अभ्यास कार्य करते हैं या अभ्यास करते हैं। हिंदी में एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़ियाँ, टीवी टी टुट टुट। ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, लिखिए। तो इसमें क्या लगा है, देखिए सर्वेश्वर दयाल जी की कविता और सुमित्रानंदन पंत जी की कविता दोनों में ही संध्याकालीन वर्णन ही किया गया है, यानी शाम के समय का ही वर्णन किया गया है। ठीक है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहाँ सर्वेश्वर दयाल जी ने संध्याकालीन दृश्य को एक किसान के रूप में या किसान के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वहीं सुमित्रानंदन पंत जी ने अपनी कविता में पक्षियों की आवाज़ को प्रधानता दी है, यानी पक्षियों की आवाज़ को ही इन्होंने क्या प्रधान माना है। दोनों का उद्देश्य संध्याकालीन वेला का सुखद एहसास कराना है, यानी शाम के समय में कैसा सुख मिलता है वह एहसास दिलाना है। भाषा की बात देखते हैं। लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। जैसे पहला है, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, अब इसमें चादर सी दी है। सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा। अब इनको देखिए, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घर पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, उपयुक्त पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से दो रूपों में हुआ है। किन किन रूपों में, जैसे चादर सी, गले सा, पर्दा सा। इन शब्दों में सा सी का प्रयोग उपमा के रूप में किया गया है, यानी इनको दर्शाया गया है। जैसे चादर सी लग रही है, जैसे गले सा लग रहा है, जैसे पर्दा सा लग रहा है, तो ये उपमा दी गई है। जैसे नदी चादर सी अर्थात नदी चादर के समान लग रही है। भेड़ों के गले सा अर्थात भेड़ों के झुंड के समान। पानी पर्दा सा, यानी जो पानी था वो कैसा लग रहा था, पर्दा सा अर्थात पानी पर्दे के समान लग रहा था। अब दूसरी ओर स सी का प्रयोग विशेषण के तौर पर किया गया है। जैसे मरियल सा कुत्ता अर्थात कमज़ोर कुत्ता, यानी कुत्ता कैसा है, बहुत ही कमज़ोर है। छोटा सा दिल अर्थात बहुत ही छोटा दिल। नन्ही चिड़िया अर्थात छोटी चिड़िया। आगे आता है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे। प्रत्येक शब्द के लिए दो दो संदर्भ रचिए, यानी वाक्य रचिए। आंधी दहक सिमटा, आंधी दहक सिमटा। तो इसमें आंधी को क्या लिया है कि आंधी ने बहुत उत्पात मचाया, यानी आंधी आई तो इसने क्या किया, बहुत ही उत्पात मचाया या बहुत ही नुकसान किया। मेरे मन में कसमकस की आंधी चल रही है, यानी मेरे मन में कसमकस की आंधी चल रही है, यानी विचारों की आंधी चल रही है। दहकने का क्या लिए गए कि घर के कोने में अंगीठी दहक रही है, यानी एक घर के कोने में अंगीठी जल रही है। उसके मन में बदले की आग दहक रही है, यानी उसके मन में क्या हो रहा है कि बदले की आग जल रही है। अब सिमटा क्या है, रामलाल जी बुढ़ापे के कारण धीरे धीरे अपना कारोबार सिमटा रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं। अपना कारोबार क्या है कि बुढ़ापा है तो इस कारण वो अपना कारोबार कम कर रहे हैं। पिता के डांटने पर बालक अपनी माँ की गोद में सिमट गया। अब क्या हो गया कि गोद में सिमट गया या बैठ गया। इस प्रकार से हमने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि द्वारा रचित एक कविता शाम एक किसान, यह इसके प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।